हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन क्या कर रहे थे कि अपन E2 के ऊपर वर्क कर रहे थे ना। E2 रिएक्शन किस टाइप से होती है उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। फाइनली इसको पूरा किया अपन ने, है ना। अब मैं एक दो रिएक्शन आपको साथ साथ और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक अपन H हटाते हैं और एक X हटाते हैं, तो मान लो जब भी कोई चीज़ निकलती है ना तो उस रिएक्शन का जो भी नाम होगा, लेकिन उस नेम के स्टार्ट में क्या आएगा, डी। जैसे मान लो मैं बोला E1 रिएक्शन का नाम मैं क्या लिखता था, जैसे एल्कोहल की लेट सपोज E1 रिएक्शन है, तो उसमें आप क्या कराते थे, प्रोटोनेशन कराया, H2 हटाया, तो पानी को हटाया है ना। तो इसी वजह से अपन वहाँ पे क्या बोलते थे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डी का मतलब निकलना। जैसे E2 रिएक्शन में आप कल क्या कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, H को, बीटा H को और X को हटा रहे थे। तो X का नाम तो क्या होता है, हेलोजन, और हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन। और आगे अगर मैं डी लगा दूं तो इनडायरेक्टली मैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, HX का निकलना, HX का निकलना। जैसे मान लो मैंने बोला डी हेलोजिनेशन, तो बोलेंगे सिर्फ हेलोजन का निकलना। इज इट क्लियर। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो चीज़ आप लिखो बच्चों। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन of vicinal and geminal dihalides। ये जेमिनल और विसिनल का क्या मतलब होता है बच्चों, जब भी दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लिखे रहते हैं तो उसका नाम विसिनल होता है, और एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लिखे रहते हैं तो उसका नाम जेमिनल होता है। बात ठीक है। जैसे कि मान लो अपन पहले तो क्या कर रहे थे, जैसे एक बार देखो, मान लो CH3 है, यहाँ पे एक मान लो X लिखा हुआ है, बराबर है। एक मान लो बच्चों यहाँ पे भी X लिखा हुआ है, इस टाइप से। यहाँ पे मैंने बोला कि एल्कोहलिक KOH लिया गया, एल्कोहलिक KOH, और उसे क्या किया गया, हीट किया गया। ऐसा मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कोई, तो आप क्या करोगे, अपन को पता है कि सर ये एल्कोहलिक KOH एक्चुअली के अंदर क्या करता है। एल्कोहलिक KOH का काम है कि जो कार्बन पे हेलोजन लिखा रहता है उस कार्बन को नाम मैं अल्फा देता हूँ, उसके पास वाले को मैं बीटा देता हूँ। ये बात ठीक है। और मैं वहाँ से H और हेलोजन को हटाता हूँ, इनडायरेक्टली मुझे एक HX हटाना होता है, HX को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये उसका फंडा होता है। अब बोलेंगे सर इसमें तो दो हेलोजन लिखे, जब भी पास वाले कार्बन पे दो हेलोजन लिखे रहते हैं तो उसका नाम क्या होता है, विसिनल। अपन क्या बोलेंगे कि ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। अब अगर मान लो आपको एक H हटाना पड़ा तो कोई बोले, जैसे मान लो इस कार्बन को मैंने अल्फा बोला, इस कार्बन को मैंने बीटा बोला, तो इसका H और ये X चला जाएगा। क्लियर है। ओके। अब आपके पास दो मौके हैं सर, क्या मैं इस हेलोजन वाले को अल्फा बोलूँ, इस वाले को बीटा बोलूँ, या इसको अल्फा इसको बीटा बोलूँ। तो अपन को इतना पता है कि सर ये एल्कोहलिक KOH एक्चुअली के अंदर इनडायरेक्टली क्या करने वाला होता है, सर ये बेस होता है, तो बेस होता है तो इस H को हटाने वाला काम सीन करेगा ये, है ना। तो H को मान लो इसने हटाया, तो जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये अल्फा है, ये मान लो बीटा है, तो बीटा है तो उसका H हटाए, ऐसा मान लो बेस है तो H हटाएगा भाई। H और हालांकि X एक साथ हटेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बात की जाए तो बोलेंगे H हटा, मान लो लेट सपोज यहाँ पे क्या हुआ होगा, नेगेटिव आया होगा। और मैंने आपको शायद कभी बताया होगा कि ऐसा कभी भी होता है ना कि पास वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और उसके बगल पे लिविंग ग्रुप, तो अटैक और ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आना ही है। अब बोलेंगे सर इस लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों लिविंग ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिविंग ग्रुप चाहे आप कैसा भी ले लो चलेगा। तो इनडायरेक्टली क्या किया मैंने, भैया बनाना नहीं है प्योर नेगेटिव चार्ज, आपको सिर्फ सोचना है ऐसा कि नेगेटिव बना होगा, अटैक किया होगा और ऐसे करके सर बाहर चला गया होगा। या फिर आप ऐसे सोच लोगे इसका H हटा होगा या फिर ये चला गया हो, इनडायरेक्टली एक HX ही तो रिमूव करते हो। तो मान लो एक HX रिमूव किया आपने, बराबर है, ये बन जाएगा CH और इधर CH2X बन गया। ऐसा क्या बनाया मैंने। लेकिन अब बोलेंगे सर जैसे ये कार्बन बच्चों अल्फा है और ये कार्बन मान लो बीटा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीटा हाइड्रोजन केवल सैचुरेटेड कार्बन से हट सकती है, डबल बॉन्ड वाले से नहीं हट सकती। इतना एल्कोहलिक KOH इतना खतरनाक बेस नहीं है कि अगर मान लो आपने इसके साथ रिएक्शन कराई, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एल्कोहलिक KOH और गर्म करो, तो आप ऐसा मत कर देना कि इसका भी H हटा लो और ये वाला X हटा दो, एक बार और HX निकाल के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर दो। क्या मेरी बात ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, एक H ही आएगा ना,
एक H तो चला गया था ना। तो क्या किया जाए, तो बोलेंगे सर ऐसा काम हो तो सकता है, लेकिन इस एल्कोलिक KOH से भी और जाने माने और स्ट्रॉन्ग बेस को याद करो। और मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को याद किया जाता है ना, बहुत ही खतरनाक बेस को, तो उस केस में अपन याद करते हैं बच्चों सोडामाइड को। NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वाई इसमें NH2- होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इज ए बेटर बेस देन अपन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। या फिर LDA जैसे खतरनाक बेस लो, LDA, इसके स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही लिखा रहेगा, ये LDA लिखा रहेगा, है ना। इसका नाम वैसे तो लिथियम का ये कंपाउंड होता है, इसमें डाई आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये बहुत बड़ा सा होता है ना, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कभी ना कभी। लेकिन अगर कभी आपको एरो पे LDA लिखा मिले या सोडामाइड लिखा मिले तो मान लेना कि ये बहुत ही खतरनाक बेस की बात चल रही है यहाँ पे। तो उस केस में ये बच्चों बीटा H को हटा भी सकता है और अटैक करके इस X को बाहर कर सकता है, तो अपन बोलेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्डेड CH, यहाँ पे ये बन गया इस टाइप से। और अगर मान लो ये आपके सोडामाइड एक इक्विवेलेंट ले रखा है जब तक तो ठीक है, कल को यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि 2 इक्विवेलेंट ले लो, तो अब इसके साथ अगर आगे रिएक्शन और कराई जाए किसकी, सोडामाइड की, तो क्या होना चाहिए, तो अब अटैक बेस वाला काम कर नहीं सकता। आपको शायद पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक H होता है बच्चों। अगर एसिडिक H होता है तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्डेड C नेगेटिव और Na+, सॉल्ट जनरेट कर देगा। अगर आपने इस सोडामाइड को एक्सेस में लिया तो क्या आपके विसिनल की बात समझ में आई, कैसे विसिनल करना है। प्रोडक्ट हालांकि दोनों में ही सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप जेमिनल लेते, लेट सपोज मान लो जेमिनल लेते CH3 ऐसे करके, है ना, यहाँ पे मैं बोलता कि एल्कोलिक KOH लो, तो एल्कोलिक KOH जो होगा वो एक बार तो काम कर देगा, एक बार तो HX को रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक X बाजू के कार्बन का कोई बीटा मान लो और उसके एक H हटा दो और डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बोले कि मैं ना अब इसको अल्फा और इसको बीटा एक और बार HX का रिमूव करना चाहता हूं, तो उस केस में आपको ये एल्कोलिक KOH जैसे बेस काम नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको सोडामाइड जैसे बेस लेने पड़ेंगे और साथ में हीटिंग करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, ये बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चों डबल बॉन्ड के H को हटाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो हटाया और X भी निकल गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर मान लो आप सोडामाइड को एक्सेस में ले रखा है NaNH2 को और हीट करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सॉल्ट जनरेट कर देगा। कब, इन केस ऑफ यू टेक एक्सेस ऑफ सोडामाइड, अगर आप सोडामाइड को बहुत ज़्यादा लेते हो तो इस टाइप के काम होने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये वाला कौन होता है बच्चों, जब भी एक कार्बन पे 2 हेलोजन लिखे रहते हैं तो उस केस में उसे क्या बोलते हैं, जेमिनल, और आसपास वाले कार्बन पे 2 हेलोजन लिखे रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विसिनल। तो कंपाउंड हालांकि सेम मिला, प्रॉब्लम नहीं है कंपाउंड बनने में, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हुआ। क्या बात मेरी समझ में आई? ओके, इसको नोट डाउन करो। अब आगे देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ कि हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं लगा के इसका हाइड्रो वर्ड हटा दिया, मान लो हाइड्रो वर्ड, तो आप इसका क्या मतलब समझोगे, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाई हैलाइड्स। डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या निकलना बच्चों, हेलोजन का निकलना, मतलब X2 निकलना, और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब HX का निकलना, ये तो श्योर है। जैसे करना क्या है, यहाँ पे मान लो CH3CH एक X लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मान लो एक X लिखा हुआ है, 2 हेलोजन लिखे हुए हैं, बराबर है। और रिएक्शन सारी बच्चों A2 टाइप ही होती है सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको इस बार है ना कोई जिंक लेना पड़ेगा या फिर आप सिल्वर का पाउडर ले सकते हो और साथ में गर्म करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, तो सीधी सी बात है कि जिंक का काम क्या है, तो जिंक का काम है 2 इलेक्ट्रॉन देना, या सिल्वर लोगे तो वो 2 बार में दे देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का देना। क्या आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे जब 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं एक साथ तो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज,
और एक इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो क्या बन जाता है, रेडिकल। ऐसा क्यों हो रहा था पता है, कार्बोकेटाइन जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला ही बनेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन अटैक करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला बनेगा, विच इज़ फ्री रेडिकल। ये डेल्टा माइनस है यहाँ पे, है ना, सॉरी डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, इस टाइप से ये, है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। अब इसको अटैक करना है, बोले अटैक कहाँ करें, तो आपको क्या लगता है नेगेटिव चार्ज कहाँ बेटर बन पाएगा। एक तो मैं इस पर अटैक करूँ, इसको बाहर करूँ तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, एक मैंने इस पर अटैक किया, इसको बाहर किया तो इस पर नेगेटिव बनेगा। 1 डिग्री का नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा, तो अपन ऐसा कर दिया। तो ये क्या सीन हुआ होगा इसमें, तो बोलेंगे CH3CHX, यहाँ पे क्या होगा CH2 नेगेटिव, है ना, क्यों डेल्टा प्लस हो चाहे प्योर पॉजिटिव अटैक करेगा, X माइनस बाहर और वो घूम रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव चार्ज और बगल के कार्बन पे लिविंग ग्रुप, क्या काम होगा भाई, नेगेटिव चार्ज आया पाई बॉन्ड बनाने, X निकल गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या आया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या क्लियर हुई बात ये। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, दोनों हेलोजन का एक साइड होगा तो चलेगा, या दोनों हेलोजन अपोजिट साइड होंगे तो ही चलेगा, और साथ में जो जिंक +2 बना था और 2 X माइनस घूम रहे हैं तो ZnX2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आप सिल्वर लोगे तो AgX की फॉर्मेट में 2 मोल बाहर हो जाएंगे, लेकिन बनेगा तो इस टाइप से एल्कीन जनरेट हो जाएगा, बराबर है। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये नेगेटिव बच्चों इधर रहेगा ऐसे, है ना, और ये हेलोजन जब यहाँ पे अटैक करेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव और हेलोजन एक साइड रह नहीं सकते, रिपल्सन होगा, तो ये अपने आप नेगेटिव चार्ज अपोजिट चला जाएगा, है ना। तो जब ये अपोजिट चला जाएगा और ये जब अटैक करेगा तो इस हेलोजन को उल्टा होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन एक कंडीशन बोल सकते हैं ना कि फॉर डी हेलोजिनेशन दोनों के दोनों जो हेलोजन है ना वो कैसे होने चाहिए, एंटी साइड में होने चाहिए, है ना। थोड़ा E2 टाइप सीन बन रहा है ना इसमें भी, तो आपके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर डी हेलोजिनेशन both X should be in एंटी मैनर, वो एंटी मैनर में होने चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी, बराबर है। वो तो ही वो 2X को आप हटा सकते हो, दोनों के दोनों एक साथ हट जाएंगे। और यहाँ पे अगर एल्कोहलिक KOH होता तो ये X थोड़ी हटाता है, वो क्या करेगा, HX हटाएगा, तो पहले एक डबल बॉन्ड बना सकता है वो तो। और अगर आपको चाहते हो कि नहीं सर सभी हटे, तो फिर उस केस में आप सोडामाइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो वो एक X को और हटा देगा। क्लियर हुई ये बात। अगर मैं ये कौन सा है बच्चों, ये तो हुई विसिनल की बात। अगर जेमिनल की बात करते हैं तो जेमिनल में क्या सीन होता होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसकी भी बात करते हैं। चलो देखो CH3CH X और X ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है जिंक या फिर कोई सिल्वर का पाउडर, और साथ में मान लो आपको गर्म करना है, सीन बनाना है, चलो बनाओ। कैसे करोगे भाई बताओ, Zn आया, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, बाद में अटैक बाहर, तो जैसे अटैक बाहर किया तो कार्बन नेगेटिव चार्ज और हेलोजन, तो अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या करें भाई, तो ये नेगेटिव अब अटैक करे कहाँ पे, बाजू के कार्बन पे नेगेटिव होता तो बिल्कुल अटैक करके इसे X को बाहर कर देता, लेकिन तो उसी कार्बन पे लिखा हुआ है जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में बच्चों इसका 1 मोल और सोचा जाएगा कि 1 मोल और होगा इसका, X और X, ठीक है। अपने आप में ये न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक किया, 1 X बाहर हो गया, क्या हुआ, 1 X बाहर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो इस टाइप से, CH 1 X लिखा हुआ है और यहाँ पे CH और 1 X लिखा हुआ है और CH3, इस टाइप से बन गया। और जब सिंगल बॉन्ड होता है ना तो उस केस में ये एंटी वगैरह की बात नहीं करता। जैसे मैंने बोला कि एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, तो कल को मैं इस X को यहाँ नीचे लिख देता तो आप ऐसे थोड़ी बोलते सर रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन घूमता रहता है ना, तो अगर नीचे होगा तो कभी ऊपर भी तो जाएगा। तो ये अगर आपके पास है तो बाद में रिएक्शन किसके साथ चल रही है, जिंक के साथ, तो जिंक के साथ तो ये वैसा ही बन गया ना, देखो ऊपर वाला विसिनल डाइहैलाइड्स, क्या होता है बच्चों, 2X2 निकल जाते हैं, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, ZnX2 बाहर हो जाएगा। सिंपल है, नो प्रॉब्लम।
अगर एक कार्बन पे 3X लिखे रहते तो वो जेमिनल तो नहीं कहलाता, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, ट्राई हैलाइड्स, है ना, जेमिनल बोल सकते हो। कभी भी कोई एक कार्बन पे लिखा रहता है तो उसे अपन जेमिनल वर्ड ही बोलते हैं। जैसे कि मान लो CH3 और यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X, इस टाइप से, और यहाँ पे जिंक लिखा रहता और मरकरी या फिर दोनों में से कोई भी, और साथ में आपको गर्म करना पड़ेगा, बराबर है। क्या करोगे बताओ, कैसे सोचो इसको, इसकी तरह ही सोचो। सबसे पहले क्या करोगे, जिंक आया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, एक X बाहर, देन उसके बाद में 2X यहाँ पे लिखे हुए नेगेटिव चार्ज, दोबारा एक नया आया उसके सामने X X X, अटैक किया, बाहर कर दिया। बाद में क्या हुआ भाई, तो बोलेंगे CH3 एक X कार्बन X X CH3, इस टाइप से लगा है उसमें। बाद में क्या होगा भाई, तो बाद में बोलेंगे एक X हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और वो भी हट जाएंगे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो सभी हट जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उसमें। क्या बोलते हो बच्चों, क्या बात क्लियर हो रही है ना। तो इसी वजह से तो क्या होता है कि अपने पास अगर अपन क्लोरोफॉर्म लेते हैं ना, क्लोरोफॉर्म CCl3, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, CH3Cl3 इज नोन एज क्लोरोफॉर्म व्हेन इट इज हीटेड विथ जिंक और सिल्वर पाउडर, देन वी गेट एसिटिलीन। क्यों एसिटिलीन मिला, सेम मैकेनिज्म, 3 Cl लिखे हुए, 3 Cl लिखे हुए तो 2 को जोड़ दो, है ना। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एसिटिलीन गैस क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है। व्हेनेवर क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ जिंक, एसिटिलीन गैस इज ऑब्जर्व्ड, एसिटिलीन गैस इज रिलीज्ड। हुई बात क्लियर थोड़ी, ओके। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना। चलो जैसे बताना मुझे ना, मान लो एक ऐसी रिंग है, यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है, इधर Cl लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है। इसको बच्चों जिंक पाउडर के साथ गर्म करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। Cl CH3, उसकी रिएक्शन बताओ, दिखाएं एल्कोहलिक KOH के साथ, और बाद में आप सोडामाइड के साथ इसको फॉलो करो, है ना। और सोडामाइड आपको जितना चाहिए उतना ले लो, जो भी मिलेगा, मान लो A मिला, बराबर है। बाद में इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, CH3I के साथ कराओ, तो आपको कोई प्रोडक्ट B मिलेगा, तो वो क्या होना चाहिए। ऐसे में एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपके लिए। कभी कल को मान लो मैं एल्कोहलिक KOH लूँ ही नहीं, मैंने इस टाइप से लिया, 4 हेलोजन लगा दिए विसिनल टाइप से, और मैंने आपको बोला कि आपको सोडामाइड जितना चाहिए ना उतना यूज़ ले लो, जितना यूज़ लेना है उतना, आपकी इच्छा है, बराबर है। और मुझे ये बताओ कि इसके X मोल काम आए, मान लो मैक्सिमम भी अगर आप लोगे तो कितना लोगे, तो वो X मोल इसके यूज़ आए। बाद में जो भी ये A बनाना, उसकी रिएक्शन आपको CH3I के साथ कराने, उसके Y मोल आपको यूज़ लेने, और जो फाइनल कंपाउंड होगा वो इस टाइप से बनना चाहिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड CH3। तो आपको X और Y की वैल्यू सजेस्ट करनी है मुझे कि X और Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर है। 1 2 3 देन 4। मान लो एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, इधर एक I लिखा हुआ है, इधर एक Cl लिखा हुआ है, और आपको क्या करना है भाई, तो आपको बोलेंगे जिंक के साथ इसे गर्म करना है, और आपको फाइनल आंसर बताना है मुझे क्या होना चाहिए।
इधर मान लो Cl लिखा हुआ है, इधर ऐसे Cl लिखा हुआ है, जिंक के साथ इसे गर्म करो, क्या मिलना चाहिए भाई। उसके बाद में इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना। Br इधर लिखा हुआ है, Br इधर pH, इधर D और इधर pH। आपको इसको जिंक के साथ गर्म करना है, क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इधर लिख देता हूँ बच्चों 7th नंबर पे एक और, इधर मान लो pH लिखा हुआ है, इधर Cl, इधर H और इधर H और इधर pH। आपको इसको जिंक के साथ गर्म करना है, क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। नोट डाउन करो इसे। बोलो, करके देख लिया ये। जब भी मैं इसे बोलता हूँ इनको देखो तो आप अपने आप से इनको लिखा करो ना, ताकि क्या आंसर आए, फिर मैच किया करो। जिंक और हीटिंग क्या करना होता है, दो हैलोजन निकालने होते हैं। वो दोनों हैलोजन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो रिंग में बच्चों रोटेशन रुका होता है, तो इसमें ज़रूर अपन बातें करेंगे कि भाई एंटी होना चाहिए। तो ये चले जाएंगे ना, तो चले गए, तो बाद में क्या रह जाएगा, तो बाद में बोले यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में ZnCl2 बाहर हो जाएगा, बात खत्म। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्कोहलिक KOH लो, तो एल्कोहलिक KOH तो काम क्या है, HX को हटाने का। तो अगर ये उसका काम HX को हटाने का है, तो ये मेरे लिए अल्फा है, ये पास वाले बीटा है, तो दोनों में से कोई भी बीटा, एक H ले लो, एक X हटा दो। एक बार हटा सकता है, इसका इतना काम है। तो बोले CH3, यहाँ पे एक Cl तो रहेगा, डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा इतना काम किया उसने। बाद में आया NaNH2, वो एक्सेस में जितना चाहिए उतना ले लो। तो बोले ये तो सर एक बार और HX हटा सकता है, इसमें इतनी हिम्मत है, ये और खतरनाक हो जाएगा। तो बोले ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आपके पास सोडामाइड एक्सेस में है तो सर आगे एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाएगी, फिर तो इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी फाइनली। तो ये तो सोल्ट बना के छोड़ेगा, यहाँ पे ले जाके उस रिएक्शन को रोकेगा। अब मजे करो। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, SN2 अटैक कर देगा, 0 डिग्री का एल्काइल हैलाइड अटैक हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस टाइप से हमेशा ना अपन एक कार्बन बढ़ा दिया, देखो ऐसे करके, है ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा लग गया। सेम ही तो कंसेप्ट इसमें हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया कि सोडामाइड लिया गया है, एल्कोहलिक KOH लोगे तो वो तो एक डबल बॉन्ड बना सकता है। आगे अगर आपको डबल बॉन्ड से X हटाना है तो उस केस में आपको सोडामाइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को याद किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप सोडामाइड ले लो तो बढ़िया बात है, फिर एल्कोहलिक KOH की जो लफड़ा है वही मिट जाएगा, है ना। क्या करें भाई, तो ये मेरे लिए अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो बोलेंगे बीटा H हटा दो, एक बार हटाया डबल बॉन्ड आया, एक बार हटाया डबल बॉन्ड आया, कितने कंज्यूम हो गए, तो बोलेंगे 2 कंज्यूम हो गए। बाद में देखो एक बार मैं थोड़ा एक बार लिख दूंगा ताकि आपको और समझ में आए। इसमें ऐसा हो गया, अभी तक कितने कंज्यूम है, 2 बार। तो बोले ये तो सर NaNH2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो अल्फा डबल बॉन्ड के भी हटा सकता है। एक बार और इधर आया, एक बार और इधर आया, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया होगा। तो बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बन गया होगा तो इस टाइप से बन गया होगा। फिर वो तो बोले कितने कंज्यूम हो गए, अभी तक 4 हो गए। तो बोलेंगे सर टर्मिनल एल्काइन जो होती है वो तो एसिडिक H होती है, तो इसका मतलब 2 और कंज्यूम हो गए होंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया होगा, तो नेगेटिव और वो Na+ वहाँ पे घूम रहा होगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव और Na+ घूम रहा होगा। इसका मतलब जो X के जो नंबर्स है कितने कंज्यूम हुए बच्चों, 6 मोल। कितने कंज्यूम हुए, 6 मोल। सोडामाइड आपके 6 मोल कंज्यूम हो गया। अब उसने क्या बोला, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो ऐसा तो कब बन सकता है, सर ये इधर से अटैक कर दे और ये अभी एक बार और अटैक कर दे, तो 2 मोल हो सकते हैं इसके। तो Y कितने मोल कंज्यूम होगा, तो बोलेंगे 2 मोल कंज्यूम होगा। चलो 4th वाले का आंसर बताना, इसको लिख लिया ना, 4th वाले का आंसर बोलो। ये कौन सा डाई हैलाइड है बच्चों, जेमिनल। एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लिखे हुए हैं। इन केस ऑफ Zn क्या करते थे, जेमिनल वालों को जोड़ देते थे ऐसे, है ना, याद आ गया जोड़ने वाला फंडा। तो ऐसे करके ये मेरा कार्बन है और ऐसा करके बीच में डबल बॉन्ड और एक रिंग ऐसे, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये ऐसे करके बन जाएगा ये, है ना। वो देखो जेमिनल वाले अभी एग्जांपल समझाया था ना। इसमें क्या होगा बच्चों, ये तो विसिनल है, तो विसिनल में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में बस। ये लो भाई, सो इजी। इनमें क्या करना है बच्चों,
आपको मैंने वो बताया था ना, उल्टे होने चाहिए, एंटी पे होने चाहिए, तो एंटी पे होने चाहिए, तो उस केस में आपको मैंने वो फंडा बताया था, सोर्स में ले जाके इस रिएक्शन को करवाना। तो इसका आप सोर्स बनाओ, चलो फास्ट, पीएच इधर, नीचे पीएच, इधर बी आर आएगा, इधर एच आएगा, इधर बी आर आया, इधर डी आया। आपको ये दोनों बी आर जो है ना एंटी पे लेके आने। अगर मान लो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH होता तो मैं H और Br को एंटी पे लेके आता। जिंक तो Br से मतलब उसे, तो दोनों हेलोजन को एक साथ हटाएगा, और दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए। तो एंटी पे प्रूफ करते हैं, इस Br को इधर ले आया नीचे, तो PH इस साइड चला गया और D इस साइड चला गया, और इस Br को ऊपर प्रूफ कर दिया। तो जब ऊपर आया होगा तो H इस साइड आ गया होगा और PH इस साइड आ गया होगा। हटा दो, इनको हटा दिया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो बीच में जब डबल बॉन्ड आ गया तो किस टाइप के एल्कीन बनी भाई, इधर बच्चों PH, इधर H और इधर D और इधर PH। PH के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रांस एल्कीन जनरेट हुई। कौन सी एल्कीन जनरेट हुई, ट्रांस एल्कीन जनरेट हुई। चलो इसमें करके दिखाओ, हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, इसका सोर्स बनाओ। तो सोर्स बनाना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे नीचे कौन है, PH, इधर नीचे कौन है, PH, इस साइड कौन है बच्चों, Cl, इस साइड कौन है, H, इस वाले कार्बन पे इधर कौन है, H, इधर कौन है, Cl। कोशिश करो कि दोनों के दोनों हेलोजन एंटी पे आ जाए। कैसे प्रूफ कर दो, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, एंटी उल्टे होने चाहिए, तभी जिंक उन दोनों को हटा पाएगा ना। ये उसकी खास बात है भाई। तो इसको अपन प्रूफ करते हैं, देखो ना, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको नीचे ले आया, ऐसा करने से इधर कौन आ गया, PH, इधर कौन आ गया, H, इसको ऊपर प्रूफ कर दिया, इधर कौन आ गया, H, इधर कौन आ गया, PH, बराबर है। हटा दो, हटाने के बाद में क्या सीन बनाएंगे, H इधर, PH इधर, H इधर, PH इधर। H के हिसाब से बोलो चाहे PH के हिसाब से बोलो, बोलेंगे सर सिस एल्कीन जनरेट हुई। कौन सी एल्कीन जनरेट हुई, सिस एल्कीन बन गई। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है बच्चों E1CB रिएक्शन। क्या नाम है उसका, E1CB रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, C का मतलब है कॉन्जुगेट और B का मतलब है बेस। तो पूरा नाम अगर लिखा जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो है ये, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। इतना बड़ा नाम है इसका, और इसके काम बड़े छोटे हैं भाई। ये बहुत लिमिटेड केस है ये। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों E1 है, उसके बाद में E2 है, उसके बाद में नंबर इसका आता है कॉन्जुगेट बेस। ये कब करानी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी बीटा H होता है ना वो रुक जाए, पहले हट जाए, वो घूमे, सॉरी पहले लिविंग ग्रुप हट जाए, बाद में वो कार्बोकेटाइन घूमे और बाद में फाइनली उसका बीटा H हटे E1, दोनों साथ हट जाए E2, पहले बीटा H हटे बाद में लिविंग ग्रुप हटे, दिस इज नॉन एज E1CB। सीधा सा कंसेप्ट है। करना क्या होता है इसमें, जो लिविंग ग्रुप अपने आप हटने की कोशिश नहीं करते हैं ना, वो लिविंग ग्रुप्स इसमें होंगे हमेशा। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना बच्चों कि वीक लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। हमेशा
जो वीक लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जो निकलना प्रीफर नहीं करते अपने आप, वो होते हैं। तो हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में 3 तो चलते हैं, लेकिन मैं एफ के बारे में ऐसा बोलता हूँ वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, तो एफ इसमें पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन में। जैसे कि मान लो NR3 पॉजिटिव पार्टिसिपेट करता है। ये लिविंग ग्रुप्स ऐसे हैं जो बच्चों निकलना ही नहीं चाहते, क्लियर है, क्योंकि ये स्टेबल है। बाद में जैसे कि मान लो OR2 पॉजिटिव चार्ज है, या फिर बच्चों SR2 पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइप के जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं ना, वो आप इतने याद कर लेना कि ये जो 4 लिविंग ग्रुप है ना, यही आते हैं बच्चों सीट में और एग्जाम में मोस्टली। ऐसे जब लिविंग ग्रुप्स लिखे रहते हैं ना, तो उस केस के अंदर अपने को E1CB प्रीफर करते हैं अपन कि ये लिविंग ग्रुप अपने आप हटते नहीं है। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इजी है। और ऐसा क्यों होता है आप खुद सोच लो। जैसे कि मान लो इधर एक लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, और ये लिविंग ग्रुप बच्चों लेट सपोज वीक है। वीक का मतलब इन चारों में से कोई एक है मान लो। और अब आपने मान लो एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हो, तो 2 चीज़ें तो चाहिए। कौन सी? अपने पास बेस चाहिए और गर्म करना पड़ेगा। और अगर एक पॉइंट लिखना चाहो तो एक और ये पॉइंट लिख लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। आपको स्ट्रॉन्ग बेस जैसे लेने पड़ेंगे तो ये काम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, बराबर है। आपने बच्चों यहाँ पे मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा? जैसे कि मान लो RO- ले रखा है या फिर OH- ले रखा है, और साथ में गर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो। मान लो बच्चों यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा था RO- और साथ में आप क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? E1CB में क्या होता है बच्चों? E1CB में अपन को इतना पता है कि लिविंग ग्रुप अपने आप हटेगा नहीं। तो जब अपने आप हटेगा नहीं तो E1 का कोई चांस ही नहीं है। और मैंने बोला कि लिविंग ग्रुप, जैसे ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बच्चों अल्फा है, उसके पास वाले बीटा है, तो ये लिविंग ग्रुप का हटना और बीटा H का एक साथ हटना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम लोग E2 रिएक्शन भी नहीं होगी। तो अपन को ऊपर बोलेंगे पहले H हटाओ, तो H हटाने के लिए अपन को स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहला काम। और अगर आपने रियल में H हटा दिया तो प्योर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। मैंने E2 में कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनाया, वो H और X दोनों एक साथ हटते थे, क्लियर है। और अगर मान लो रियल में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो फिर बोलेंगे पॉसिबिलिटीज 2 हो जाएगी। कैसे? इसका H अगर इसने हटाया तो उस केस में आपके पास ये नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और अगर उसने वहाँ से हटाया तो उस केस में ये नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इसमें तो रियल में नेगेटिव चार्ज मिल गया बच्चों। E1CB के अंदर नेगेटिव चार्ज रियल में मिला आपको। इसका मतलब E1CB के अंदर आपसे पूछे कि इसमें किस टाइप का इंटरमीडिएट जनरेट होता है, तो बच्चों कार्बेनाइन बनता है इसमें। तो क्या बनेगा इसमें? कार्बेनाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ E1CB रिएक्शन एंड वीक लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। उसमें वीक लिविंग ग्रुप ही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। और अगर रियल में इसमें नेगेटिव चार्ज बनता है तो फिर तो हमेशा इंटरमीडिएट वो बनाना प्रीफर करेंगे, या फिर रिएक्शन उस पाथ से होके जाएगी जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। तो बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा या फ्री वाला? तो ये नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री का है, ये नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री का है, तो 1 डिग्री वाला स्टेबल ज़्यादा, इसका स्टेबल कम। तो उस अपन बोलेंगे ये वाले पाथ से सर रिएक्शन जाएगी, ये वाले पाथ से रिएक्शन नहीं जाएगी। और एक बात तो मैंने आपको बताई दी, क्या? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और बाजू के कार्बन पे लिविंग ग्रुप, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लिविंग ग्रुप कैसा है। चाहे कितना ही खतरनाक लिविंग ग्रुप हो, चाहे कितना ही कमजोर लिविंग ग्रुप हो, इसे हर हाल में जाना पड़ेगा। इंटरनल अटैकिंग से हमेशा कोई को भी जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? तो ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेंगे बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया बाहर, तो जब ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया बाहर तो उसका प्रोडक्ट क्या मिला? ये वाला। और अगर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता तो बोलेंगे ये वाला मिलता। कौन सा प्रोडक्ट बच्चों? तो बोलेंगे ये वाला प्रोडक्ट मिलता। बात ठीक है। लेकिन अपन को बोले मेजर माइनर, तो बोलेंगे ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा, तो इस रिएक्शन से गई हुई पाथ से बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। और इस रिएक्शन से अगर ये मिलता जो कि पाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, नेगेटिव चार्ज इतना सही नहीं बना था, तो अगर इससे बनता तो दिस विल कंसिडर एज ए माइनर। और एल्कीन जो बनी हुई है बच्चों, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, एल्कीन की स्टेबिलिटी की, तो सर ये एल्कीन स्टेबल ज़्यादा। और अगर ये एल्कीन स्टेबल ज़्यादा तो दिस एल्कीन इज नॉन एज सेथजेफ एल्कीन, और दिस इज नॉन एज हॉफमैन एल्कीन। दिस इज नॉन एज हॉफमैन एल्कीन। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? इन E1CB रिएक्शन हॉफमैन एल्कीन विल बी एज ए मेजर प्रोडक्ट। E1CB में बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? इसमें प्योर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसमें
प्योर नेगेटिव चार्ज बनता है और E2 में ऐसे काम नहीं होते, इसकी वजह से वहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। और E1 CB में अपन क्या देखेंगे, जो नेगेटिव चार्ज मिला है वो कितना स्टेबल है, रिएक्शन उस पाथ से होके जाएगी। और अगर उस पाथ से होके जाएगी तो obvious बात है मेजर हमेशा कौन सा होगा, हॉफमैन एज ए मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका नाम E1 CB क्यों बोला गया उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं अपन। E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, तो बोले यूनिमोलिकुलर के लिए मुझे RDS पता करनी पड़ेगी। बताओ बच्चों, यहाँ से ये जब यहाँ आई थी रिएक्शन तो क्या ये RDS थी? क्या ये बच्चों RDS थी? RDS तो नहीं थी। क्यों नहीं थे बताओ, दिखाएं। सर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ना, ये H हटा रहा है, ये बेस है, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन कभी भी कोई रिएक्शन की RDS नहीं हो सकती, दिस इज फास्ट स्टेप। तो अब तो ये सर यहाँ से धीरे धीरे अटैक कर रहा था, ये धीरे धीरे निकल रहा था, इसका ना दिस इज RDS। ये स्टेप ही कौन सी है बच्चों, RDS है। बराबर है मेरी बात। और अगर मैं रेट की बात करता, रेट लिखता इसकी, तो रेट कैसे लिखते, RDS में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ, RDS में तो एक अकेला ही है जो भी है, तो ये है कौन। तो जैसे लेट सपोज मान लो बच्चों ये एसिड है, तो एसिड मान लो कोई HA नाम की अपने पास एसिड होती है, तो उसका एक H हटा देते हो आप, तो बाकी बचे हुए का क्या नाम लिखते हो आप, दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, है ना। तो ये लेट सपोज मान लो एसिड है, तो उसका एक H हटने के बाद में ये जो मिला होगा ये या फिर ये, तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। दैट्स वाई रीजन इसमें कॉन्जुगेट बेस RDS में पार्टिसिपेट करते हैं। CB लिख दूँ शॉर्ट में, CB मीन्स व्हाट, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रिएक्शन पूरी, और एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट की है इसलिए उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है बच्चों, 1। दैट्स वाई रीजन वहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिमोलिकुलर नाम आ रहा है, यूनिमोलिकुलर नाम आ रहा है। तो E1 CB का मतलब समझ में आया का व्हाट डू मीन बाय E1 CB, है ना। तो उसमें कॉन्जुगेट बेस आपने काम आएगा। शॉर्टकट की बात की रहे तो हॉफमैन एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट जनरेट होता है किसमें, E1 CB में। इसके की पॉइंट लिखने हो तो बताओ क्या क्या लिखोगे की पॉइंट में। पहला की पॉइंट क्या लिखोगे, वीक लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। पहला लिखो, की पॉइंट्स में लिखो E1 CB की क्या क्या खास बात है। वीक लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। वीक लिविंग ग्रुप कैसे पता चलेगा ये वीक है, जो मैंने लिखे ना वो याद कर लो बस। कौन कौन से, F हुआ, NR3+ हुआ, OR2+ हुआ, SR2+ हुआ। पहला पॉइंट लिख लिया कौन सा, वीक लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड विथ हीटिंग। स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, कार्ब एनाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ E1 CB। कार्ब एनाइन बनता है इसमें, कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ E1 CB। E1 का तो कौन था, कार्बोकेटाइन था, है ना। उसमें तो कार्बोकेटाइन घूमता था, रीअरेंजमेंट होता था। इसमें ऐसे कोई काम नहीं होने वाले रीअरेंजमेंट जैसे, है ना। 3 पॉइंट लिख लिए। फोर्थ पॉइंट लिखो, इन E1 CB रिएक्शन हॉफमैन एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। इन E1 CB रिएक्शन हॉफमैन एल्कीन कंसिडर एज ए मेजर प्रोडक्ट। उसे अपन मेजर प्रोडक्ट की तरह कंसिडर करेंगे। अब ये E1 CB रिएक्शन बच्चों, इसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि क्या एविडेंस है कि E1 CB रिएक्शन होती है। E1 बहुत क्लेरिफाई हो रहा है, E2 बहुत क्लेरिफाई हो रहा है। E1 रिएक्शन बहुत ही रेयर रिएक्शन होती है बच्चों, इतनी पॉपुलर रिएक्शन नहीं है, इसलिए एक चीज़ लिखो आप, एविडेंस, सबूत क्या है आपके पास E1 CB रिएक्शन का। E1 CB रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रियल में नेगेटिव चार्ज बनता है, रियल में नेगेटिव चार्ज बनता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा कंपाउंड लिया गया, PH CH2Br और यहाँ पे मान लो मैंने लिया OD- इन D2
और उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो OD माइनस इज ए बेस, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली बच्चों ये अटैक कर सकता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, अटैक भी कर सकता था, आपको ये Br हटा के OD भी लगा सकता था, SN2 प्रोडक्ट दे सकता था, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वही तो बेस होते हैं ना। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि भाई मैं SN2 बनाऊँ, ये तो मान के चलना जहाँ सब्सटीट्यूशन होता है वहाँ एलिमिनेशन होता है, जहाँ एलिमिनेशन होता है वहाँ सब्सटीट्यूशन होता है। लेकिन आपको बोलेंगे मेजर कौन सा बनेगा, तो बोलेंगे सर OH माइनस एक बेस भी, OH माइनस अटैक भी कर सकता है, अटैक करूंगा तो SN2 मिलेगा। और सर मैंने इस कार्बन को अल्फा दिया, बाजू वाले को बीटा माना, और मैंने अगर डबल बॉन्ड बनाया तो E2 कहलाएगा। तो आपको दिमाग लगाओ इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आपको देख के लग जाए सर E2 वाला ज़्यादा बनाएंगे अपन तो, क्यों, हीटिंग इज प्रिफर्ड, है ना, गर्म कर रहे हो बच्चों, तो डेफिनेट सी बात है कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट बनाया और ये मिला, ये प्रोडक्ट आपको मिला। तो अपन को इसको देख के आइडिया लगा के ठीक है E2 रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी, ये बात ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, E2 वाला प्रोडक्ट है, मेजर यही बना होगा। अटैक करके Br को बाहर कर देंगे, यहाँ पे OD लगा देंगे, दिस इज SN2 रिएक्शन, और वो भी मिला ही होगा, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन ये मिला आपको, E2 प्रोडक्ट आपको मिला। बाद में क्या किया आपने, बाद में बच्चों यहाँ पे CH2CH2F ले लिया, मान लो क्या ले लिया मैंने, F ले लिया। तो जब F लिया तो उस केस में तो ऐसा काम तो होता नहीं, F तो E2 में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, अपने आप F निकल जाए ऐसी कोई बात ही नहीं है। और OD माइनस आके अटैक कर दे, F को बाहर कर दे, ऐसी उसकी लिमिट नहीं, है ना, ऐसा वो कर नहीं सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पे E1CB रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि वीक लिविंग ग्रुप्स आर ओनली रिमूव्ड बाय E1CB रिएक्शन। And what will be the E1CB reaction? This one alpha, this one beta, and completely यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला होगा उसे, और ये नेगेटिव चार्ज मिला होगा तो एक पॉसिबिलिटीज और हो सकती है, मैंने आपको टोटोमेरिज्म में बताया होगा। यहाँ पे OD माइनस लेने का क्या बेनिफिट होगा आपको कि इफ़ यू टेक OD माइनस देन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो, देन इट एब्स्ट्रैक्ट द D and PHCHDCH2F and again OD minus D2 will remove the H, because why H निकलना प्रीफर पहले करेंगे, कार्बन और D का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे क्या बना होगा, तो यहाँ पे बच्चों बना होगा कार्बन D नेगेटिव चार्ज और CH2F मिला होगा, और ये नेगेटिव चार्ज ने इंटरनली अटैक करे, इसे बाहर किया होगा, और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला CDCH2। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई गई, जब ऐसा देखा गया कि यहाँ पे सर एक D लिखा हुआ प्रोडक्ट मिला, तो ना तो मैं E1 से समझा सकता हूँ कि सर D तो लग ही नहीं सकता, ना मैं E2 से समझा सकता हूँ कि सर E2 में D कहाँ से आ गया। इफ़ यू टेक इन OD माइनस, आपने अगर मान लो पानी में नहीं लेके D2 में वर्क कर रहे हो तो D आया कहाँ से भाई, उसमें तो H का निकलना और हेलोजन का निकलना एक साथ होता है, बात खत्म। D डेफिनेटली तभी आ सकता है जब इस कार्बन पे प्योर नेगेटिव चार्ज मिला होगा, और प्योर नेगेटिव चार्ज मिल के रिएक्शन जाना, इस टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, E1CB रिएक्शन। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एविडेंस ऑफ E1CB रिएक्शन। आपको ये सबूत है कि ऐसी रिएक्शनें भी नेचर में होती है जिसमें प्योर नेगेटिव चार्ज बना था, जिसी वजह से यहाँ पे D आया होगा। क्लियर है ये बात, है ना। तो E1CB रिएक्शन थोड़ी बहुत क्लियर हुई, इसको नोट डाउन करो, दिखाएं। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है ना। इसमें 4 Cl तो मैंने बाहर लिखे हैं, 2 Cl मैंने आपको अंदर की साइड लिखे हैं। E2 रिएक्शन आपको परफॉर्म करानी है एल्कोहलिक के वजह से, है ना, HX को बाहर करना है, बीटा H की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, और मुझे बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।